हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का नया टॉपिक लेकर स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री का टॉपिक है। प्रीवियस क्लासेस में हमने एक बायो का टॉपिक ख़त्म किया था, जेनेटिक्स, और उससे भी पहले हमने फिजिक्स का एक लाइट चैप्टर था, उससे ख़त्म किया था। तो आज हम केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक को लेकर स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें हेडिंग डाल दीजिएगा, कॉपी और पेन ले लीजिएगा, बढ़िया से हेडिंग डाल दीजिएगा। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट और यह है चैप्टर नंबर 6। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कितनी टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती है, और फिर हम कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कैटलिस्ट क्या होता है और कितने टाइप के कैटलिस्ट होते हैं। अंडरस्टूड? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मजा आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले हम कुछ चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि दो टाइप्स के चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज होता है और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जिनके अंदर सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में ही चेंज होता है, मतलब एक्सटर्नल बॉडी का जो एक्सटर्नल पोर्शन है बाहर का, उसी में ही चेंज होगा और वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि उसके इंटरनल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। अंडरस्टूड? जबकि केमिकल चेंज में जस्ट इसका उल्टा है। ये की ये डेफिनेशन आप इधर लिख लीजिएगा, बस इसमें ये चेंज कर दीजिएगा कि इसमें किसमें चेंज होता है, केमिकल बॉडी के अंदर चेंज होता है और एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। अंडरस्टैंड? और फिजिकल चेंज जो होगा, फिजिकली उसके अंदर प्रॉपर्टीज में इतना चेंज नहीं आएगा जितना जस्ट इसका उल्टा करना है आपको। देखो, समझाने के लिए मुझे आपको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। एग्जांपल में जैसे कि हमारे पास होती है आइस। आइस को जब हम हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होती है? वाटर में कन्वर्ट होती है। तो देखिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है इसके अंदर। तो स्टेट चेंज हो रहा है लेकिन कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा, इसके बारे में हम जानते हैं। तो फिजिकल स्टेट चेंज होगा लेकिन उसके केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होंगे। इसके अंदर भी वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे H2O नाम से, तो इसके अंदर भी वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे H2O नाम से। और जब हम इस वाटर को भी गर्म कर देंगे तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसके अंदर भी H2O मॉलिक्यूल रहेंगे। यानी केमिकली अंदर कुछ चेंज नहीं हो रहा, बस स्टेट चेंज हो रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आपको लर्न करना है। फिर ये जो रिएक्शन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। जर्नली रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है जब मैं आइस को हीट करके वाटर में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो इस वाटर को क्या कर सकता हूं? फ्रीज कर वापस आइस में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये एक तरह की रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है, जबकि एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसमें कोई नया कंपाउंड बनता है तो वापस उसे चेंज करके, वापस रिवर्स एक्शन में मैं चेंज करके नए फॉर्म में नहीं ला सकता। तो इसमें आपको याद रखना है। इसका भी एक एग्जांपल बताता हूं। इसका एग्जांपल है कंबंशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कंबंशन रिएक्शन। बच्चों को ज्यादातर याद नहीं रहता कि कंबंशन रिएक्शन होती क्या है। तो कंबंशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो हम डेली लाइफ में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम किस चीज को जलाते हैं? हम फ्यूल को जलाते हैं। फ्यूल में कितने तरह के फ्यूल्स होते हैं? कोल होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतनी सारी चीजें। और इन कोल, पेट्रोलियम, डीजल और केरोसिन, इन सभी सब्सटेंस के अंदर आपको जर्नली एक कंपोनेंट मिलेगा जिसे हम कहते हैं कार्बन। और इसको हीट करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी चीज हीट होगी, किसकी प्रेजेंस में हीट होगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट होगी। तो इसको हीट करेंगे, किसको? कार्बन को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबंशन रिएक्शन। इसमें हमें दो प्रोडक्ट मिलता है। एक हमें मिलता है एनर्जी, जिसे हम यूज करते हैं, लाइट चलाते हैं, बिजली बनाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, एरोप्लेन्स और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें जो है एनर्जी जो होती है हमारे लिए हेल्पफुल होती है और इसको हम यूज करते हैं। और बदले में ये एक हार्मफुल बाय प्रोडक्ट रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो क्या ये एक, देखिए, नया प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास, नई चीज बन रही है। जब इसमें कोई नई चीज नहीं बन रही थी, वो की वही चीज बन रही थी जिसे हम जानते भी हैं। और फिजिकल चेंज हो रहा था, इसमें केमिकल्स के अंदर कंबंशन हो रहा है। जो केमिकल कंपोनेंट के अंदर, बिटवीन द केमिकल कंपोनेंट्स के अंदर रिएक्शन हो रही है और एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ लिख लीजिएगा, एक नया सब्सटेंस बनेगा इसके अंदर। तो ये इसका डिफरेंस होता है। कुछ और एग्जांपल्स आप देख लीजिए इसके फिजिकल चेंज के। कन्वर्जन ऑफ आयरन टू मैग्नेट। हम चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आयरन जो होता है वो मैग्नेट की तरह किस तरीके से बिहेव करता है। अगर मैं आयरन के वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता हूं तो वो बिहेव करेगा एज अ
टेम्परेरी मैग्नेट की तरह वो बिहेव करेगा। तो वो अभी हमारा टॉपिक नहीं, आपको इतना याद रखना कि आयरन जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। फिर बात करते हैं केमिकल चेंजेस के कुछ एग्जांपल। कर्डिंग ऑफ मिल्क, यानी मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, तो ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है। केमिकल्स अंदर रिएक्ट करते हैं, बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो अंदर रिएक्ट करते हैं और लैक्टिक एसिड को एक्टिवेट करते हैं। मिल्क के अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड, उसको एक्टिवेट करते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। फिर बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक केमिकल चेंज है। आप देखोगे कि आयरन जो होता है वो कई टाइम तक अगर आप बाहर मॉइस्चर में और एयर में एनवायरनमेंट में रहते अगर आप रखते हैं उसे, तो वो किसमें रस्ट हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है, तो वो भी एक केमिकल चेंज है। इसका फॉर्मूला मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस आयरन का, ये एक एलिमेंट है, ये कौन से नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल पे, मुझे ये बताएंगे और साथ में इसका सिंबल क्या होता है वो भी बताएंगे। सिंबल ऐसा नहीं है कि कोई कैपिटल लेटर है तो कोई स्मॉल लेटर है, अगर स्मॉल है तो स्मॉल लिखेंगे, कैपिटल है तो कैपिटल लिखेंगे, जो पहला लेटर कैपिटल होता है तो कैपिटल लिखेंगे, जैसा उसका सिंबल है वैसा मेंशन करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट आगे का जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो बढ़िया से हेडिंग लगा दीजिए, केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस होती क्या है बेसिकली कि एक किसी चीज को स्टडी करने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन होता है, जिससे हम उसको एक थियोरेटिकली रिप्रेजेंट करके हम बता सकें कि उसके अंदर हो क्या रहा है। कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं और उन सिंबल्स का यूज करके बताया जाता है कि इसके अंदर क्या प्रोसेस हो रही है और बिटवीन किन कंपोनेंट्स के अंदर रिएक्शंस हो रहा है, किन एलिमेंट्स और किन कंपाउंड्स के अंदर रिएक्शंस हो रहा है, किन मॉलिक्यूल्स के अंदर रिएक्शन हो रहा है, किन एटम्स के अंदर रिएक्शन हो रहा है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे लेट्स से मेरे पास एक कंपाउंड ए है, इस कंपाउंड ए को मैं हीट करूंगा तो मुझे मिलेगा एक कंपाउंड बी। तो केमिकल रिएक्शंस को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड जो एलिमेंट, एटम, कंपाउंड जो भी है, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। ए लिखिए या फिर आप ऐसा लिखिए ए प्लस बी, क्योंकि दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं और मुझे मिल रहा है सी प्लस डी। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले कंपोनेंट्स को बोलते हैं रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड वाले कंपोनेंट्स को बोलते हैं, राइट हैंड साइड वाले कंपोनेंट को बोलते हैं प्रोडक्ट। यहां तक तो क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट बोलते हैं और राइट हैंड साइड वालों को प्रोडक्ट बोलते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ एक प्लस का साइन होता है, ठीक है, प्लस का साइन होता है। और ये एक एरो जो मुझे बता रहा है कि रिएक्शन किस तरफ प्रोसीड होती है। ये रिएक्शन जो है इस तरफ राइट हैंड साइड प्रोसीड होती है, उसे कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन। आगे से मैं रिएक्शन को RXN लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर ये एरो इस तरफ होता, लेट्स से ये एरो इस तरफ होता, तो ये रिएक्शन कहलाती बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन। यहां तक तो क्लियर होना चाहिए आपको रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेट कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कह रहा हूं मैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगली हमारी हेडिंग लगा लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है कंजर्वेशन का मतलब? कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्व करना, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना। तो कंजर्वेशन ऑफ मास ये एग्जाम में पूछी जाती है कि देखिए कोई रिएक्शन हो रही है। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एक रिएक्शन हो रही है, A प्लस बी गिव राइज टू C प्लस डी। तो मुझे A प्लस बी रिएक्टेंट और C प्लस डी प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो इनके बीच में अगर मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को स्टेट करना है तो आप ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। कभी भी कोई लॉ को इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करते हैं और ये कहती है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। किसमें पर? इन
in a chemical reaction mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। किसके मास की बात हो रही है? एटम्स के मास की बात हो रही है। इनके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है उनके अंदर जो मास है ना ही हम उन्हें बना सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आयरन के मास को आपने बना दिया, आयरन आपने लिया और अपने आप आयरन बनाना स्टार्ट कर दिया। अगर ऐसा होता तो आयरन की कमी नहीं होती। अगर कार्बन है तो कार्बन आप बना रहे हैं, कार्बन खुद बना रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये एनवायरमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरल होते हैं, नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं ये। तो ये मास ना ही बनाए जा सकते हैं और ना ही खत्म किए जा सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। जब उन केमिकल रिएक्शंस के अंदर रिएक्शंस होती है तब ये मास जो होता है ना ही बनाया जा सकता है ना खत्म हो सकता है। और जितना का जितना, इतना मैंने यहाँ पर मान लीजिए इसका 20 लिया है, इसको मैंने 20 ग्राम लिया है, इसको मैंने इसको 40 ग्राम लिया है, तो इधर 20 प्लस 40 कितना होता है 60, तो इधर भी मुझे 60 ग्राम ही मिलेगा। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए आपको एटॉमिक मास क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बारे में मैं आगे केमिकल रिएक्शन बताऊं। चलिए इसी केमिकल रिएक्शन में मैं बता देता हूं आपको। C+O2 गिव राइज टू CO2। अब देखिए ये एक एटम है, इस एटम का मास कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है। इस 6 एटॉमिक नंबर का एटॉमिक मास कितना होता है, डबल होता है, तो ये कितना होता है 12 ग्राम। 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। और ये कितना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है आपके पास, ऑक्सीजन होता है 8 नंबर पे, 8 नंबर पे होता है पीरियोडिक टेबल में। और 8 का डबल कितना होता है इसका एटॉमिक मास, इसका मास हो जाएगा आपके पास 16। और कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, और 16 2 कितना होता है 32 ग्राम। तो 12 प्लस 32 ग्राम कितना आ जाएगा आपके पास, 44 ग्राम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना है 12, यहाँ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है चेक कीजिए, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 16, तो कितना आ जाएगा आपके पास 12 प्लस 32, तो ये भी कितना आ रहा है देखिए 42 ग्राम। तो यहां से अगर कोई प्रूफ करने के लिए बोले आपको, तो ये कुछ इस तरीके से प्रूफ कर देना कि रिएक्टेंट के प्रोडक्ट जो है, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी एटम्स हैं, उनका मास और प्रोडक्ट का मास जो होता है वो सेम आता है इन अ केमिकल रिएक्शन, ना ही वो खत्म किया जा सकता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ और प्रॉपर्टीज होती है केमिकल रिएक्शंस को बताने की, और उसके लिए हमें उसको बैलेंस करना आना चाहिए। तो पहले मैं आपको बैलेंसिंग सिखाता हूं कि केमिकल रिएक्शन ऑलवेज बैलेंस्ड होनी चाहिए, यानी उसके जो लेफ्ट हैंड साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं राइट हैंड साइड के मॉलिक्यूल्स के बराबर होने चाहिए। अंडरस्टूड? अभी जैसे मैंने आपको एक केमिकल रिएक्शन समझाई थी, उसमें आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी, तो मैं एक अगला एग्जांपल ले रहा हूं। मैं एक अगला एग्जांपल ले रहा हूं, ये है प्रोपीन। प्रोपीन होता है C3H, इसके नीचे लिख लीजिएगा, ये आप आगे पढ़ेंगे कि प्रोपीन किस तरीके से दिखता है। ये होता है C3H8 प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि प्रोपीन को भी कंबस्ट किया जाता है, और ये भी देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखें तो ये हैबिट जरूर डाल लीजिएगा कि ये कंपोनेंट किस चीज का, उसको नीचे मेंशन करें। उसको नीचे मेंशन करेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। ये कंपोनेंट है प्रोपीन। जब आप केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां IUPAC में मैं आपको समझाऊंगा कि ये प्रोपीन क्या है, ये प्रोपीन क्या है। अभी के लिए आपको याद रखना है प्रोपेन, सॉरी, और ये ऑक्सीजन है, और इसको ब्रैकेट में लिखिए, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये है वाटर। अब देखना इसको कैसे बैलेंस करते हैं, मैं ये आपको बताने जा रहा हूं। अब मैंने क्या कहा था, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल के बराबर आने चाहिए। अब देखिए रिएक्टेंट में कार्बन की वैल्यू के पास कितने मॉलिक्यूल है 3 है, इधर कितने हैं 1 है। तो आपको इसको बैलेंस करना है केमिकल रिएक्शन को। तो मैं देखिए कैसे बैलेंस कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो इधर भी 3 होने चाहिए, और लेकिन है कितने 1 है, तो मैं इधर क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा 3। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको।
मैंने कार्बन को एक एटम को लेना है और उसको राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड से प्रोडक्ट करना है, मतलब उसको बैलेंस करना है। तो मैंने एक मॉलिक्यूल का काम कर दिया, खत्म। अब बात करते हैं, अब मैं चलता हूं हाइड्रोजन के पास। देखिए इधर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, 8 है, यहाँ 8 है और यहाँ कितने हैं, 2। तो यहाँ ऐसा क्या आगे जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ आगे मैं क्या मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 8 आ जाएगा। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 4, तो 4 2 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन भी मेरा क्या हो गया, बैलेंस। ये मैं हम क्या सीख रहे हैं, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। फिर हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब देखिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स काउंट कीजिए, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ बाहर कितने हैं 3, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 6। तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है 6 और बीच में किसका साइन है प्लस। और यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ एक मॉलिक्यूल है लेकिन बाहर कितने मॉलिक्यूल्स है 4, 4 1 4। तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। तो यहां मैं 10 लाने के लिए, यहां देखिएगा, यहां 10 लाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ ऑलरेडी 2 मॉलिक्यूल्स है तो 10 तो मल्टीप्लाई करूंगा नहीं, तो क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 5 मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये मेरी हो जाएगी केमिकल इक्वेशन बैलेंस। हमेशा और हमेशा केमिकल इक्वेशन ऑलवेज बैलेंस होनी चाहिए, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और नीचे ये रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो बहुत बेटर होगा आपके लिए, तो ये आपको याद रखना है। यहां तक तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मैंने किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया है। और इसके अलावा और भी चीज आपको नोटिस करनी है कि कुछ केमिकल इक्वेशंस के अंदर, कुछ केमिकल इक्वेशन के अंदर आपको मेंशन करना होता है। क्या मेंशन करना होता है, उसका फिजिकल स्टेट मेंशन करना होता है। अब फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। अभी के लिए आपको याद रखना है। एक होता है हमारे पास सॉलिड, एस का मतलब होता है सॉलिड। अगर मैं एस लिख रहा हूं नीचे छोटा सा तो वो सॉलिड होता है। एक होता है हमारे पास लिक्विड, और एक होता है हमारे पास जी मीन्स लिख रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं गैस। और अगर ए क्यू लिखूंगा किसी इक्वेशन में तो उसका मतलब होता है एक्वस। एक्वस का मतलब होता है लिक्विड, तो बहुत ज्यादा लिक्विड होता है, एक्वस मतलब थोड़ा गाढ़ा, थोड़ा सा गाढ़ा स्टेट होगा वो। ये चीज आई समझ में। जैसे कि एक केमिकल रिएक्शन है C+O2 गिव राइज टू CO2, ये किस स्टेट में होता है, सॉलिड में। कार्बन ये किस स्टेट में होता है, जी स्टेट में होता है। और ये किस स्टेट में आता है, जी स्टेट में। तो ये रिप्रेजेंटेशन है केमिकल इक्वेशन का स्टेट्स को बताने के लिए कि कौन सा कंपोनेंट, कौन सा एलिमेंट जो है वो किस स्टेट में आपको मिल रहा है। अब इसके अलावा भी जब आप 11th 12th में आ जाएंगे तो यहाँ और चीजें आपको बताई जाएगी केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड, कि कुछ केमिकल इक्वेशंस के अंदर उनके अंदर कितना टेम्परेचर और कितना प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है वो भी मेंशन करना पड़ता है, और ये हमें लर्न करना होता है। ऐसे नहीं आएगा कि आप डायरेक्टली इसको इजीली नेग्लेक्ट कर ले कि हाँ हम छोड़ दें इसको, कि नहीं हम नहीं करेंगे। मैं ये जो रिएक्शन लिखने जा रहा हूं इसको आपको हर बार याद रखना है। इसको कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवरी करी थी किसकी, अमोनिया गैस की। जब N2 प्लस H2, नाइट्रोजन किस फॉर्म में आपको एटमॉस्फेयर में मिलती है, गैस की फॉर्म में। हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलती है, गैस की फॉर्म में। और यहाँ ये जो रिएक्शन होती है इसमें ऐसे एरो लगता है। मैंने आपको 2 एरो तो बता दिए कि एक एरो जाएगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक एरो इस तरफ आएगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन। और ये जो एरो होता है इसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट भी बनाती है और वो प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट भी बनाती है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। अंडरस्टूड? यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस रिएक्शन में क्या बनेगा, मैंने क्या बनाया था, हैबर्स प्रोसेस इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। और अमोनिया का फॉर्मूला आपको याद रखना है NH3, और ये एक गैस होती है अमोनिया। याद रखोगे, याद रखना पड़ेगा इसको आपको। ये अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। अब क्या देखिए, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं, ये बैलेंस नहीं है। यहाँ नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है, यहाँ नाइट्रोजन के आप चेक करोगे तो 2 मॉलिक्यूल्स है लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स है, 1 मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 मल्टीप्लाई करूंगा। और अब चेक कीजिए, देखिए यहाँ अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3, और 3 के आगे कितना है, 2, 3 2 6।
तो यहाँ 6 लाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 3, तब जाके मेरी केमिकल रिएक्शन बैलेंस होगी। स्टेप बाय स्टेप चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इजीली लर्न हो जाएगा, आ जाएगा ये आपको। और ये भी लर्न करना पड़ता है हमें कि इसमें कितना टेम्परेचर अप्लाई किया गया। इस केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर मैं यहाँ नीचे लिखता हूं 773 केल्विन। केल्विन पढ़ा होगा आपने, 2 यूनिट होती है टेम्परेचर की, और मेनली हम जो रिस्पेक्टिव यूनिट लेते हैं सीजीएस यूनिट कहते हैं उसे, वो केल्विन होती है टेम्परेचर की। सीजीएस यूनिट होती है वो केल्विन होती है, और जो नॉर्मल यूनिट होती है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो होती है डिग्री सेल्सियस। और एक चीज और आपको याद रखनी है कि इसमें कितना प्रेशर अप्लाई किया जाता है। इस रिएक्शन को अप्लाई करने के लिए 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई किया जाता है। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, आप वहां पर पढ़ रहे हैं, तो कितना एटमॉस्फेयर हम पर लगा रहा है, तो वो लगा रहा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन इस पे कितना, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें 200 एटमॉस्फेरिक ATM लगाना पड़ता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, प्रेशर की यूनिट है। और इसके अलावा इस केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर कोई एक कंपाउंड ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऐसा कंपाउंड मिलेगा आपको, तो ये किसका है, ये है आयरन। ठीक है, आयरन, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो ये आयरन का सिंबल है। और ये क्या है, इसके अंदर कैटलिस्ट है। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है, वो टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है वो ये। और एक चीज और हम इस्तेमाल करते हैं इसमें, MO होता है मोलिब्डेनम, ये प्रमोटर होता है, प्रमोटर। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। अभी के लिए इतनी सारी चीजें जो होती है एक केमिकल रिएक्शन में हमें लर्न करनी होती है। एक हमें कैटलिस्ट लर्न करना पड़ता है, और प्रमोटर और कैटलिस्ट के बारे में लर्न करना पड़ता है, टेम्परेचर और प्रेशर लर्न करना पड़ता है, इतनी सारी चीजें। बचपन में तो आप एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन अप्लाई करके हमने पढ़ी थी कि एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो नॉर्मली आप लर्न करते होंगे। लेकिन अब हमें ये डाटा भी लर्न करना होगा साथ में। अब लास्ट एंड ऑफ द क्लास एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको बता देता हूं, देखिए। और वो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन, लेट्स से कि एक केमिकल रिएक्शन है N2+H2, इसी रिएक्शन को ही मैं कर देता हूं N2+H2, और यहां लिखा हुआ होगा, यहां आपको लिखा हुआ मिले प्लस का साइन, और प्लस के साइन के साथ आपको मिले यहां पर कुछ वैल्यूज लिखे मिले 10.5 किलो कैलोरी मोल, ये मिले और ये मिले, हीट का साइन मिले। तो इसका मतलब क्या है, जब ये रिएक्शन हो रही है तो यहां प्लस हीट यानी एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या रिलीज हो रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और एनर्जी रिलीज होती है उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रख लोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। और अगर आपको ऐसा मिले N2+O2 गिव राइज टू NO, बैलेंस कर लीजिए इसे, मैंने बैलेंस कर लिया ऐसे, सॉरी NO नहीं, NO2 बनेगा, यहाँ 2 होगा क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं बनती है। और यहां पर आपको मिले माइनस के साइन के साथ कुछ डाटा मिले, लेट्स से मान लीजिए 21.6 किलो कैलोरी मोल। तो देखो यहां माइनस का साइन है, इसको उठाकर इधर लेकर आऊंगा, इस वैल्यू को उठाकर अगर मैं इधर लेकर आऊंगा तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा, यहां प्लस का साइन आ जाएगा और ये वैल्यू इधर आ जाएगी 21.6 किलो कैलोरी मोल। तो यहां प्लस लिखे हुए मिले या यहां माइनस लिखे हुए मिले, यहां प्लस लिखा हुआ मिले और यहां माइनस लिखा हुआ मिले, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि इस टाइप के रिएक्शन को किस चीज की जरूरत है, हीट, यानी कि हीट की जरूरत है, यानी कि किस चीज की, एनर्जी की जरूरत है। और ऐसी रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व और एनर्जी इज इन्वॉल्व, हीट इज इन्वॉल्व और एनर्जी इज इन्वॉल्व, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडो का मतलब क्या होता है, इन क्या, हीट इन, और एक्सो का मतलब क्या होता है, एग्जिट, आउट करना। क्या आउट करना, हीट आउट करना। तो यहां तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी अगर एग्जाम में डिफरेंस आ जाए तो आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। और ये मेरी ट्रिक है कि एक्सो का मतलब क्या होता है, आउट, आउट क्या करना, थर्म क्या होता है, हीट को आउट करनी रिएक्शन क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें इन क्या देना, हीट देना।
पहचानेंगे कैसे केमिकल रिएक्शन में, यहां माइनस का साइन होगा तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, और यहाँ प्लस का साइन होगा तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। होपफुली आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा। अब आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। बार बार देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।